हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोट। माई सेल्फ पूजा और मंथली कंपाइलेशन का 4th पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें बात करनी है सम इंटरनेशनल इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पे। इसके अलावा हमें बात करनी है डिफेंस की न्यूज़ पे और मिलिट्री एक्सरसाइज पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि आने वाले पेपर में आपको डेफिनेटली इंडेक्स और रिपोर्ट से क्वेश्चन मिलने वाला है। क्योंकि इस पर्टिकुलर मंथ में मतलब मार्च 2024 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स को आज हमें शॉर्ट में डिस्कस करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल पुराने वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पूरे मार्च मंथ का कंपाइलेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम में मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमको जनवरी एंड फरवरी मंथ का कंपाइलेशन कैसे मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट पे एक बार देखिए, वहां पे कंप्लीटली जनवरी मंथ एंड फरवरी मंथ का कंपाइलेशन किया गया है। सारे पार्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, बैंकिंग न्यूज, सब कुछ कवर हुआ है। ये हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट है, मतलब हम यहाँ पे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, और उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस की न्यूज के बाद बैंकिंग न्यूज पे। क्लियर? तो जो लास्ट पार्ट होगा वो बैंकिंग न्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से आपका मार्च मंथ का कंपाइलेशन हो जाएगा। ये 3 मंथ्स तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन आने वाले जो 3 मंथ्स है मतलब अप्रैल, मई और जून, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 60 से 70% आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इसी सेगमेंट से देखने को मिलने वाले हैं। तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बस आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। 1 साल का करंट अफेयर्स रेडी करने की जरूरत नहीं है, यूजफुल नहीं रहेगा। लेकिन ये 6 मंथ के करंट अफेयर्स को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, आपके आरबीआई एग्जाम के लिए भी, बैंकिंग एग्जाम के लिए भी, और जो भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम आपके होने वाले हैं। क्लियर? मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो आप मेरे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। और कोई भी डाउट आपको बैंकिंग एग्जाम या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से रहता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है? अब इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ को लेके काफी बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन से। आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां से आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन मिल जाएगी। आप उन्हें इजिली डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। 1 सेकेंड। ओके, तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सम इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स को। ओके, आई थिंक विजिबल है, सब कुछ क्लियर है। नाउ इट्स ओके ना। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। हालांकि इंडिया इस मामले में काफ़ी पीछे है, क्योंकि हमारे रिसर्चर्स उतने अमाउंट में पेटेंट नहीं करा पाते। फॉर एग्जांपल, किसी एक कंट्री ने टर्मरिक पे पेटेंट कराया, तो क्या आप हल्दी, हमारे घर में मम्मियाँ तो बचपन से हल्दी डालती हैं सब्जी में, हम सभी को पता है कि मेडिसिनल वैल्यू होती है टर्मरिक में, लेकिन हमने पेटेंट नहीं कराया, किसी और कंट्री ने करा लिया। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं रिसर्च के मामले में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024, तो इंडिया यहाँ पे 42 पोजीशन पे है। आप देख पाएंगे कि 2024 में 42 पोजीशन पे है, और 2023 में भी इंडिया सेम पोजीशन पे था 42 रैंकिंग पर। इंडिया का स्कोर आप देख पाएंगे 38.64, इंडिया का स्कोर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस रिपोर्ट का या इस इंडेक्स का आप देखेंगे, ये 12th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? ये 12th एडिशन है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? यूएसए, यूके एंड फ्रांस। टॉप 3 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में। अच्छा, इसे रिलीज कौन करता है? तो रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिलीज की जाती है रिपोर्ट, और ये 12th एडिशन है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं लेपर्ड की कंडीशन क्या है हमारी कंट्री में। ठीक है, चीता तो हम लेकर आ ही गए हैं, और चीता स्टेट कौन सा है? एमपी है। टाइगर स्टेट कौन सा है? एमपी है। लेपर्ड स्टेट भी एमपी है। ठीक है, भले स्नो लेपर्ड नहीं है एमपी में, स्नो लेपर्ड के मामले में आगे कौन है? लद्दाख है। तो यहाँ पर देखेंगे, श्री भूपेंद्र यादव जी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, और ये 5th साइकिल है, मतलब 5th एडिशन इस रिपोर्ट का रिलीज किया गया है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर ये रिपोर्ट किसने तैयार की? तो आप देख पाएंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और टोटल नंबर ऑफ लेपर्ड की काउंटिंग की गई, और लगभग 70% जोग्राफिकल एरिया इंडिया का कवर किया गया यहाँ पर लेपर्ड की सेंसस करने के लिए। क्लियर? 5th नंबर की साइकिल है, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कितनी है लेपर्ड की काउंटिंग। तो हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ लेपर्ड है 13,874, विच इज गुड अमाउंट। 13,874
आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लेपर्ड देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो एनुअल ग्रोथ रजिस्टर की गई है वो है 1.08%। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा लेपर्ड कहाँ है, तो जैसा कि मैंने बताया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेपर्ड है 3907। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका एंड तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा लेपर्ड की काउंटिंग में। ओके अब यहाँ पे अगर एरिया वाइज देखे जाए, ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दक्कन प्लेट्यू, आपका तराई एरिया, गैंगेटिक प्लेन, तो अलग अलग एरिया वाइज देखा जाए तो आप देखेंगे जो शिवालिक हिल और गैंगेटिक प्लेन है वहां पर लेपर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है बाय -3.4%। लेकिन आप देखिएगा बाकी एरिया जैसे कि सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में ये रेट इंक्रीज हुआ है 1.5% से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेपर्ड की जो काउंटिंग है वो कहां पर डिक्लाइन हुई है तो आप बता दीजिएगा जो शिवालिक एरिया है, हिमालय हिल एरिया है, वहां पर लेपर्ड काउंटिंग डिक्लाइन हुआ है बाय -3.4%। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कौन से है जहां पे सबसे ज्यादा लेपर्ड है, या कौन से ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जहां पर नंबर ऑफ लेपर्ड सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे नागार्जुन सागर श्रीसेलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व विच इज इन मध्य प्रदेश एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश। राइट, डन। अब कुछ समय पहले यहाँ पे स्नो लेपर्ड की भी काउंटिंग की गई थी और असेसमेंट में पाया गया कि हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड 718 है। ये नंबर आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड कितने हैं, 718 है। और सबसे ज्यादा लेपर्ड, स्नो लेपर्ड आपको कहाँ मिलेंगे, लद्दाख में 477। ओके चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट पे डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक। रिसेंटली इस रिपोर्ट में हमें बताया गया कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में काम कर रही है। हमारा एक एसडीजी है वो ये कहता है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, गरीबी को खत्म करना है। तो बिल्कुल हम इस डायरेक्शन में काम कर पा रहे हैं और यहाँ पे बताया गया कि लेस देन 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नाउ लिविंग अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, हमारी कंट्री में 3% अभी भी कंट्री की पॉपुलेशन ऐसी है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के एरिया में आती है, जिनके पास प्रॉपर 2 टाइम का मील भी नहीं अवेलेबल है। इंडिया हैज मैनेज्ड टू ब्रिंग डाउन एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो 3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ये एक अचीवमेंट है, आप देखेंगे हमने लगातार डिक्लाइन किया है। 2024 में हम बिलो 3% मतलब 2.4% में आ गए हैं। वहीं 2022 में आप देखेंगे हमारे जो नंबर्स थे वो 3.3% थे। मतलब हमने अपनी जो पॉवर्टी है वो कम की है, मतलब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अच्छा, 2024 में हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, तो आंसर है 3.44 करोड़। 3.44 करोड़ है और इनका परसेंटेज है 2.4%। क्लियर। अब ये डेटा किसने पब्लिश किया या कैसे रिसेंट स्टडी हुई, तो आप देखेंगे अ रिसेंट डिस्कशन पेपर। ये तो आपको पता चल गया कि ये आपका वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट है। इसके अलावा नीति आयोग ने भी अपना एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया था। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है कि नीति आयोग ही हमारी कंट्री में जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है। और इन्होंने भी कहा कि हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है वो शार्पली डिक्लाइन हो रही है, वो लगातार कम हो रही है। आप देख पाएंगे 2013-14 में हमारे देश में जो पॉवर्टी थी वो 29.17% थी, जो लगातार डिक्लाइन होते होते 22-23 में ये 11.28% पहुंच गई है। तो ये भी एक अच्छा है कि हाँ हमारे देश में पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर। तो इंडिया चाइना के बाद सेकेंड सबसे बड़ी कंट्री है जो कि मोबाइल यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करती है। So India now stand as the world's second largest producer of mobile phone after China. क्लियर। 2014 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया में लगातार ग्रोथ देखी गई है और इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लगातार अचीवमेंट करते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मोबाइल सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पहले हम 78% मोबाइल यूनिट को इंपोर्ट करते थे, अदर कंट्रीज से मंगाने का काम करते थे 2014 तक, लेकिन अब हम 97% सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब हम अपने मोबाइल यूनिट्स को अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं बाय 2024। केवल 3% ही ऐसे मोबाइल फोन है जो हम इंपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं यूएनडीपी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स और यहाँ पर 23-24 की रिपोर्ट को रिलीज किया गया और इस रिपोर्ट में बताया गया
कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 14 पॉइंट से इंक्रीज हुई है, इंडिया ने जंप किया है। 2021 में इंडिया की रैंकिंग आप देखेंगे 122 थी आउट ऑफ 191 कंट्री, और अभी हमारी जो रैंकिंग है वो 108 है। ओके, तो इन जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 इंडिया रैंक्ड 108 आउट ऑफ 193 कंट्री, तो एक अच्छी बात है। अब आप कैसे डिसाइड करते हो ये जेंडर इनइक्वलिटी? तो सबसे पहली बात, यहाँ पे पैरामीटर्स जो होते हैं, यहाँ पर देखा जाता है कि आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। मतलब कोई भी वर्क प्लेस है, वर्क डिपार्टमेंट है, तो उसमें वीमेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है एज कंपैरिजन टू द मेल। इसके अलावा हमारे देश में एम्पावरमेंट क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को। और टॉप रैंक्ड नेशंस कौन से हैं? तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नेदरलैंड देखने को मिलेंगे। इंडिया 108 नंबर पे है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। क्लियर? कौन रिलीज करता है? तो यूएनडीपी इस प्रोग्राम को रिलीज करने का काम करता है। यहां तक क्लियर है? डन। इसके अलावा नेक्स्ट इंडेक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर हमने आरबीआई ग्रेड बी की 360 डिग्री मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के लिए, फेज 1 एंड फेज 2 की प्रिपरेशन कराने के लिए आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है। आप इसकी इंफॉर्मेशन भी ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ बात करेंगे। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2023, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस रिपोर्ट को रिलीज करता है और ये 5th एडिशन है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स का ये कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि कौन सा स्टेट, कौन सी मिनिस्ट्री आपके एनर्जी की सेक्टर में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कौन से काम कर रही है, कौन से इनिशिएटिव्स को ले रही है, उसके आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। एंड इट इज डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी इन द एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशियंसी इकोनॉमी। लॉन्चिंग ईयर क्या है? फर्स्ट टाइम इसे 2018 में लॉन्च किया था, फिर आप देखेंगे लगातार हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। तो इस 2023 के असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 36 स्टेट और यूटीज को कवर किया गया है, और 7 आप देखेंगे 7 डिमांड सेक्टर को देखा गया है कि जहां हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, उन पर्टिकुलर सेक्टर में कैसे काम किया गया है पर्टिकुलर स्टेट ने। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्युनिसिपल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी हम ईवी बसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक डायरेक्शन में किया गया काम ही तो है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव। अब यहाँ पे देखिएगा स्टेट की जो रैंकिंग की गई है वो कैटेगरी वाइज की गई है। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी बेसिकली। कौन कौन सा? देखो, फ्रंट रनर, ऐसे स्टेट या यूटी जिनका स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है। नेक्स्ट है अचीवर कैटेगरी, जहां पर आपको स्कोर 50 से 59 के बीच में देखने को मिलेगा। फिर आपकी कंटेंडर कैटेगरी में आपका जो स्कोर है वो 30 से लेकर 49 के बीच में है, और एस्पिरेंट कैटेगरी जिनका स्कोर लेस देन 30 है। तो इस तरीके से हमने अपने सारे स्टेट और यूटी को डिवाइड करके रखा हुआ है। अब फ्रंट रनर स्टेट हैं आपके 7। कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तेलंगाना। अचीवर में केवल 2 ही स्टेट हैं। कौन कौन से? असम एंड उत्तर प्रदेश। इस तरीके के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना, वहां पे पूछे जाते हैं, तो आपको स्टेट का नाम पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि 7 है फ्रंट रनर, अचीवर में 2 स्टेट है, कंटेंडर में आपको 3 स्टेट देखने को मिलेंगे, झारखंड, तमिलनाडु एंड गोवा, एंड रिमेनिंग जो है वो आपके एस्पिरेंट कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। अगर ओवरऑल इन 7 के 7 डिमांड सेक्टर को आप एक एग्रीगेट निकालें, एक एवरेज निकालें, तो ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है? कर्नाटका है, जिसका स्कोर 86.5 है। सेकेंड हाईएस्ट कौन है? आंध्र प्रदेश है। और मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट कौन सा है यहाँ पर? महाराष्ट्र एंड हरियाणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट पे डिस्कशन करते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं हमको। नेक्स्ट है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। तो सिप्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ठीक है, इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टिंग कंट्री। बेसिकली सिप्री अगर बात करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको स्वीडन में देखने को मिलता है, और सिप्री का फॉर्मेशन 1966 में हुआ था।
सिप्री बेसिकली रिसर्च करती है कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करती है, कौन सी कंट्री जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है या वेपन को एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करती है, किसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से पूरा रिसर्च के आधार पे अपना ये डेटा पब्लिश करती है और इन्होंने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड की टॉप इंपोर्टर कंपनी है या कंट्री है, सॉरी, आर्म इंपोर्ट करने के लिए सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सी है? इंडिया है। ठीक है, इंडिया ने ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर की है 4.7% बिटवीन 2014 टू 2018 एंड 2019 टू 2023। मतलब 2014 से 2023 के बीच में हमने 4.7% इंक्रीमेंट किया है अपने आर्म इंपोर्ट करने में। ऑब्वियसली बात है, हमारा डिफेंस बजट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, बट इम्पोर्ट आज भी हम बहुत सारे एयर वेपन्स को एंड जो एरियल वेपन्स होते हैं उनको हम इम्पोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से करता है? तो आंसर हो जाएगा रशिया से, 36%। पहले तो 50% से ज्यादा ही हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो रहा है तो तब की बात करें तो लगभग 36% हमने इंपोर्ट कहाँ से किया है? आंसर हो जाएगा आपका रशिया से। लेकिन क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले क्रूड ऑयल को सबसे ज्यादा इंपोर्ट रशिया से इंडिया करता था, बट इंडिया को अभी रिसेंटली ओवरटेक कर लिया है किसने? चाइना ने। और चाइना अब क्रूड ऑयल को इंपोर्ट सबसे ज्यादा करने लगा है रशिया से, पहले इंडिया करता था। क्लियर है इतनी चीजें? अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट में सबसे नंबर 1 पे तो इंडिया है, इंडिया सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। सेकेंड नंबर पे सऊदी अरेबिया एंड थर्ड नंबर पे आपको कतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स। ओके, 1 सेकेंड, चलिए इस इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे एक DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग 62 नंबर पर है। इंडिया किस पोजीशन पे है? 62 नंबर पे है, और सिंस 2011 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, अब 62 पोजीशन पे इसका क्या मतलब है? ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, चाहे वो आपके एयरक्राफ्ट से कनेक्टिविटी हो, पोस्टल कनेक्टिविटी हो, हर तरीके से कनेक्टिविटी के मामले में आप किस पोजीशन पे लाई कर रहे हो, इस अकॉर्डिंगली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी DHL एंड प्रिपेयर्ड बाय द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और सिंगापुर यहाँ पर टॉप नंबर पे है, मोस्ट ग्लोबली कनेक्टेड कंट्री, फॉलोड बाय द नेदरलैंड एंड आयरलैंड। तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। लास्ट एडिशन पे इंडिया 67 पोजीशन पे था और इस एडिशन पे इंडिया 62 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, हमने इंप्रूव किया है कनेक्टिविटी के मामले में। एंड सिंगापुर टॉप पर है, आप देख सकते हैं, नीदरलैंड, आयरलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इंडेक्स बिकॉज इट इज रिलीज्ड बाय वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय, आप देखेंगे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का ही एक इनिशिएटिव है ये। ठीक है, 10th रिपोर्ट है ये। तो इंडिया रैंक्ड इम्प्रूव टू 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बैंक वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक का कोई भी इंडेक्स आता है या यूनाइटेड नेशन कुछ भी इंडेक्स पब्लिश करता है, उसकी एजेंसीज कुछ भी इंडेक्स पब्लिश करती है, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है ना, उसमें साफ साफ मेंशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, वर्ल्ड बैंक ने वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को रिलीज किया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। 113 पोजीशन पे इंडिया है आउट ऑफ 190 कंट्री। यहाँ पर बेसिकली जो रैंकिंग की जाती है वो 0 से 100 के बीच में की जाती है। 100 का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में बॉयज मतलब मेल और फीमेल को इक्वल राइट है वर्क फोर्स पे, या फिर आपके वर्क प्लेस के अलावा आप देखेंगे जो लीगल राइट्स होते हैं ना, वो मेल और फीमेल दोनों को सेम है। 100 का ये मतलब है। और 0 का मतलब है कि आपने सारे राइट्स, सारे लीगल और सारे अच्छे अच्छे राइट्स जो है वो मेल को दे के रखे, फीमेल्स के राइट्स कम है। तो यहाँ पे कोई भी कंट्री नहीं है जिसका स्कोर 100 है, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे मेल और फीमेल को इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन वर्क प्लेस या फिर इन लीगल एडवाइस या लीगल मैटर पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती हो। तो ऐसा 100 वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, पर इंडिया भी इतने बुरा पोजीशन पे नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा जो स्कोर है ना वो एवरेज से कम है। अगर आप देखोगे ना, देखिएगा, एवरेज स्कोर है 64.2% और इंडिया है 60 पोजीशन पे। इंडिया का परसेंटेज कितना है? 60 है, और एवरेज कितना कहता है? 64.2 कहता है। ठीक है, 10th एडिशन था इस रिपोर्ट का और इंडिया की रैंकिंग हमने देख ली, 113 नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट बात करेंगे एयर क्वालिटी रिपोर्ट। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया गया बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर।
ठीक है, इसमें बताया गया कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। और आपको पता है न्यू दिल्ली तो कैपिटल किसकी है? इंडिया की। और पहली दूसरी बार नहीं, सिंस 2018 मतलब फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर से आप देखेंगे कि जो न्यू दिल्ली है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी आपको वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अभी किस नंबर की रिपोर्ट है? तो आपको ये 6 नंबर की एनुअल रिपोर्ट देखने को मिलेगी, 6 एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसमें बेगूसराय हैज इमर्ज एज द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्लोबली इन 2023। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? वो बेगूसराय है। बेगूसराय के बाद आप देखेंगे इंडिया में, आप देखो उसके बाद आपको गुवाहाटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेगूसराय के बाद आपको गुवाहाटी देखने को मिल गया। यहाँ पे बोला गया इंडिया ऑल्सो इमर्ज एज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। हम सबसे ज्यादा थर्ड नंबर पे प्रदूषित या पॉल्यूटेड कंट्री की लिस्ट में आते हैं। हमसे ऊपर हमारे दोनों पड़ोसी हैं, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश है। क्लियर। अब केवल और केवल आप देखेंगे 7 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि WHO की लिमिट को फॉलो करती हैं कि आपके देश में, आपके शहर में इतने से ज्यादा पॉल्यूशन लेवल नहीं होना चाहिए। तो WHO की लिमिट को फॉलो करने वाली केवल और केवल आपको 7 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेंडा, आइसलैंड, मॉरिशियस एंड न्यूजीलैंड, जो कि WHO की जो एनुअल PM 2.5 है उसकी लिमिट को फॉलो करता है, विच इज 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और लेस। बाकी सब इसके ऊपर है। इंडिया का जानना चाहोगे? तो इंडिया यहाँ पे तो बहुत आगे है। देखेंगे आप बेगूसराय में 118 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि अपना बोल क्या रहा है? 5 बोल रहा है। तो हम तो WHO की लिमिट से बहुत बहुत आगे हैं। ठीक है, आपको बातें क्या क्या याद रखनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया टॉप 3 में आता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद इंडिया। फिर इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। और मोस्ट पॉल्यूटेड आपका जो सिटी है वो कौन सा है? बेगूसराय है। उसके बाद गुवाहाटी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, फिनलैंड यहाँ पर अगेन टॉप पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो हैप्पीनेस इंडेक्स से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, राइट? बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन इस इंडेक्स को रिलीज करता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिनलैंड टॉप्स UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एज अ हैप्पीएस्ट कंट्री। तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश किया और इसमें 7th टाइम फिनलैंड ने टॉप किया है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप 5 कंट्रीज है जो कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्रीज हैं। इंडिया कहाँ है? तो क्या इंडिया के लोग खुश हैं? तो उतने खुश नहीं है। इंडिया बहुत नीचे है, 126 पोजीशन पे है आउट ऑफ 143 कंट्रीज। सो इंडिया रैंक्स 126 among 143 countries in the World Happiness Report। ठीक है, तो इंडिया की स्थिति काफी खराब है। अब यहाँ पे लोवेस्ट कौन सा, जहाँ के लोग बिल्कुल खुश नहीं है, वो है अफगानिस्तान। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अफगानिस्तान हैज बीन प्लेस्ड एट द लोवेस्ट पोजीशन, मतलब 143 पोजीशन पे आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर अमेरिका और जर्मनी टॉप 20 में नहीं है। आप देखेंगे अमेरिका 23rd प्लेस पे है और जर्मनी 24th प्लेस पे देखने को आपको मिल जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ये दोनों टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो गए। मतलब कोई ना कोई ऐसी कंट्री जरूर आई होंगी जो इस टॉप 20 की लिस्ट में एंट्री की होंगी। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कोस्टा रिका एंड लिथुआनिया पहली बार टॉप 20 की लिस्ट में यहाँ पर इंक्लूड हुई है। कोस्टा रिका की रैंकिंग 12th है और लिथुआनिया की रैंकिंग आपको 19th मिलेगी। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे मेजर किया जाता है कि उस कंट्री के लोग कितने खुश हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, सोशल सपोर्ट कैसा है, हेल्थ कैसी है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, फ्रीडम क्या है, करप्शन का लेवल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात GDP पर कैपिटा क्या है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे डिसाइड होता है कि उस कंट्री के लोग हैप्पी हैं या नहीं है। डन। नेक्स्ट रिपोर्ट देख लेते हैं हम, वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब रिपोर्ट। आइए, A new working paper by the World Inequality Lab examined income and wealth inequality in India। तो 1922 से लेकर 2023 के बीच में यहाँ पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें बताया गया कि मेल और फीमेल के बीच में मतलब जेंडर इनइक्वलिटी क्या है, चाहे आपके काम करने में हो, आपके इनकम के मामले में हो, आपकी अपॉर्चुनिटी के मामले में हो, ये बातें मेंशन हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि
यहाँ पर इनकम इनइक्वलिटी मतलब जो वेल्दी लोग हैं उनके पास कितना पैसा है और जो पुअर है या मिडिल क्लास है उनके पास कितनी वेल्थ या असेट है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बात की गई है कि जो हमारी कंट्री के रिच हैं वो रिचेस्ट हो गए हैं और जो पुअर हैं और भी ज्यादा पुअर हो गए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये जो वेल्थ गैप है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। और पेपर का टाइटल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिलियनियर राज, ठीक है, ऐसा इस टाइटल बताया गया है। इस टाइटल में, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इतनी ज्यादा वेल्थ में इनइक्वलिटी ब्रिटिश राज में भी नहीं थी जितनी आज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। India's richest people now have larger share of national income than in more than a century। यहाँ पे टॉप 1% जो इंडियन है, टॉप 1% जो बिलियनियर है या इंडियन है, वो हमारे नेशनल इनकम का 22.6% होल्ड करते हैं। मतलब 1% के पास नेशनल इनकम का 22.6% आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? हम फर्दर इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया कि जो बॉटम 50% है हमारी पॉपुलेशन, उनके पास नेशनल इनकम का केवल 15% है। मतलब 1% के पास 22% वेल्थ है और जो 50% बॉटम पॉपुलेशन है उनके पास केवल 15% ही आपको वेल्थ देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से वेल्थ या फिर आपके इनकम में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की है रिपोर्ट। तो जब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी रिपोर्ट को पब्लिश करता है तो कई बार इंडिया मानने से मना कर देता है, तो हमेशा की तरह इंडिया ने मानने से मना कर दिया, हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को, ठीक है। तो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जो कि हमें बताता है कि ग्लोबल इनइक्वलिटी डायनेमिक्स पूरे वर्ल्ड में क्या है, ठीक है। खास बात यह है कि इस पेपर को तैयार करने में 4 इकोनॉमिक रिसर्चर्स थे, जिनमें से 2 इंडियंस थे, ठीक है। इंडियन कौन कौन से हैं आप देखेंगे, नितिन कुमार भारती यहाँ पर आपको देखेंगे जो कि इंडियन है, फिर लुकास कैंसल, थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांची, ये 4 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और इसका नाम है बिलियनियर राज। क्लियर है इतनी चीजें? इसके अलावा इन्होंने कहा है कि देखेंगे की हाइलाइट्स को ही हम डिस्कस करते हैं। हाँ, इन्होंने कहा इंक्रीज इन द शेयर ऑफ टॉप 10%। तो हमारे कंट्री की जो टॉप 10 पॉपुलेशन है, जो रिचेस्ट टॉप 10 है, उनके पास इनकम, नेशनल इनकम का आप देखेंगे जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। पहले इनके पास 57.7%, आप यहाँ देखेंगे 36.7% 1951 में था, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 57.7% हो गया है। मतलब हमारी कंट्री के जो 10% वेल्दीएस्ट पर्सन है ना, रिचेस्ट पर्सन है, वो हमारी पूरी नेशनल इनकम का 57 मतलब मोर देन 50%, 57% होल्ड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बॉटम का परसेंटेज है वो और डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। पहले हमारी जो बॉटम 50% पॉपुलेशन थी उनके पास 20.6% नेशनल वेल्थ का था, लेकिन अब ये 15% हो गया है, जो कि गलत बात है। मतलब इनइक्वलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये बात इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। डन। और क्या है, टैक्स पेयर है, तो बिल्कुल सही बात है। अब इनकम बढ़ती है, नंबर ऑफ पीपल जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर जो जॉब में इंक्लूड है, तो ऑब्वियसली बात है वो टैक्स पे करना शुरू करते हैं। तो टैक्स पेयर की क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना ही इस रिपोर्ट में हमें पढ़ने के लिए था। बाकी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है रिपोर्ट, आप इसे डेली करंट अफेयर्स में पढ़ पाएंगे। इन्होंने सॉल्यूशन भी बताया है कि जैसे कि हम सुपर टैक्स वगैरह इम्पोज कर सकते हैं जो वेल्दीएस्ट पर्सन है उनके ऊपर, एक्स्ट्रा 2% टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। तो रिसेंटली यहाँ पे LIC, यहाँ पे ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई और उसमें बताया गया कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड कौन सी है, LIC है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी है, $816 बिलियन या 816 बिलियन रुपीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो LIC वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पर और देख सकते हैं, अगर स्कोर देखना चाहो तो 88.3 आपको LIC का स्कोर देखने को मिल जाएगा, ओके। सेकेंड नंबर पे कैथी लाइफ इंश्योरेंस है और थर्ड नंबर पे NRMA इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है LIC, तो हमने वो पढ़ लिया। नेक्स्ट है द इकोनॉमी ऑफ फोर्स्ड लेबर। अब ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कुछ हाइलाइट्स हम यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है और रिपोर्ट का टाइटल क्या है, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, ठीक है। इसमें बेसिकली रिपोर्ट में बताया गया कि कितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में
जो कि फोर्स लेबर में इन्वॉल्व है, मतलब जिनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, चाहे वो फिजिकली या फिर मेंटली टॉर्चर करके कराया जा रहा हो, और उससे कितना पैसा जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स लेबर जनरेट इलीगल प्रॉफिट वर्थ $236 बिलियन पर ईयर। यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया कि हमने मतलब पूरे वर्ल्ड ने जो फोर्स लेबर से जो प्रॉफिट जनरेट किया है ना, वो $236 बिलियन पर ईयर आपको देखने को मिलेगा, और जो 2014 की कंपैरिजन में 37% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ पर्सन जो कि फोर्स लेबर में इन्वॉल्व है वो भी इंक्रीज हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 27.6 मिलियन लोग हैं जो इंगेज है फोर्स लेबर में, जो कि बहुत ज्यादा नंबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट जनरेशन पर विक्टिम, हर एक विक्टिम से, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि फोर्स लेबर में जुड़ा लगा हुआ है, उससे आप कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो इसमें बोला गया है कि $10,000 पर विक्टिम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है बाय द ट्रैफिकर्स या क्रिमिनल्स। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। और सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है जहाँ पे फोर्स लेबर कराया जा रहा है, वो वीमेंस के साथ कराया जा रहा है, वो भी क्या है, सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन। लगभग 2/3 आपको यही वर्कफोर्स में देखने को मिलेगा जो कि फोर्सफुली कराया जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1969 में। ILO इसके अलावा कुछ और वर्क भी पब्लिश करता है, कुछ और रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, एंड वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट भी है। डन। इसके अलावा इन्होंने कैटेगरी भी दी है कि आपका एरिया वाइज कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमर्शियली सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप देखेंगे यूरोप एंड सेंट्रल एशिया टॉप पर है, इसके बाद एशिया एंड पैसिफिक है, देन अमेरिका, अफ्रीका एंड अरब स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हुरुन रिच लिस्ट 2024 के बारे में। रिसेंटली यहाँ पे हुरुन ग्लोबल ने इस लिस्ट को पब्लिश किया था। इस लिस्ट में अगर बात करते हैं तो टॉप 10 में केवल आपको एक ही इंडियन देखने को मिलते हैं, वो है मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी जी की जो टोटल वेल्थ है वो $115 बिलियन की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर दो नई एंट्रीज आपको देखने को मिली है। एक तो मार्क जकरबर्ग है जो कि मेटा के फाउंडर हैं, उनकी एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और लैरी पेज जो कि गूगल के CEO रहे हैं, एक्स CEO, उनकी भी यहाँ पे एंट्री आपको पहली बार टॉप 10 में देखने को मिली है। अब हमें टॉप 3 लोगों के नाम पता होने चाहिए जो कि इस रिच लिस्ट में टॉप पर है। सबसे रिचेस्ट पर्सन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एलॉन मस्क है। इनकी टोटल वेल्थ आप देख सकते हैं $231 बिलियन है। एलॉन मस्क के बाद जेफ बेजोस है, और फिर आपको बर्नार्ड अर्नोल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा गेनर कौन है, मतलब पूरे 2023-24 में 23-24 में सबसे ज्यादा वैल्यू किसने ऐड की है अपने ब्रांड में, या सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया है, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे मार्क जकरबर्ग फर्स्ट नंबर पे है। अब यहाँ पर आप 8th और 9th पोजीशन पे देखेंगे तो 8th पोजीशन पे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की फैमिली भी देखने को मिलेगी, जिन्होंने वैल्यूएशन $33 बिलियन ऐड ऑन किया है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा बिलियनियर्स कहाँ हैं, तो आप देखेंगे चाइना में नंबर ऑफ बिलियनियर्स हाईएस्ट है 814 बिलियनियर्स मिलेंगे। सेकंड में USA 800 बिलियनियर्स है, और थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया में नंबर ऑफ बिलियनियर्स है 271, तो याद रखना है इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स कितने हैं, 271 है। अब सिटी के वाइज देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस सिटी में बिलियनियर्स रहते हैं, तो आंसर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स है 119, नेक्स्ट है लंदन 97, और थर्ड नंबर पे मुंबई है। मुंबई में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स है 92। तो आपको दो बातें याद रखनी है, मुंबई ने ओवरटेक किया है बीजिंग को फर्स्ट बार, और मुंबई में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स कितने हैं, 92 हैं। ठीक है, मतलब एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर कहाँ है, मुंबई में है। अब बात करते हैं कंट्री वाइज, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आती है, और इंडिया के टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स है 271। तो ये डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है। अब इस रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी बहुत डिटेल में, तो अभी मैं केवल शॉर्ट में ही डिस्कस करने वाली हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24, इसे रिसेंटली रिलीज किया गया था, और इस रिपोर्ट में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है महबूब उल हक और अमृत सेन के असिस्टेंट से इसको रेडी किया गया था। अब HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको 3 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब आपकी GDP पर कैपिटा।
यहाँ पर जो HDI होता है उसमें 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में इनका स्कोर डिसाइड किया जाता है। अब इंडिया का स्कोर क्या है, तो इंडिया का स्कोर 0.644 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया का स्कोर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे आप 0.644 इंडिया का स्कोर है HDI में। 1 सेकेंड, कुछ हैंग हो रहा है आज ये सिस्टम। ओके, यहाँ पर आप देख पाएंगे टॉप 5 कंट्री HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग एंड डेनमार्क है। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉटम 5 कंट्रीज के बारे में, तो बॉटम 5 कंट्रीज में सोमालिया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर और चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो टॉप 5 और टॉप बॉटम कंट्रीज हमने देख ली। इंडिया का भी स्कोर हमने 0.644 देख लिया था। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग 134 है आउट ऑफ 193 कंट्री। और इंडिया की रैंकिंग अगर लास्ट एडिशन से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ है हमारा, 135 थे हम लास्ट ईयर और अभी हमारी रैंकिंग 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। इसके अलावा यहाँ पे डेटा ये भी पब्लिश किया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी इंक्रीज हुई है, मतलब पहले एक व्यक्ति का एवरेज लाइफ कितना हुआ करता था और अभी कितना है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है 67.2 ईयर से 67.7 ईयर हो गया है। फिर है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑल्सो इंक्रीज 12.6 हो गई है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी इंक्रीज हुई है 6.57। और यहाँ पे जो आपका GDP पर कैपिटा है, मतलब नेशनल इनकम के परसेंटेज की बात हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हुई है। पहले $6,542 थी, ये इंक्रीज होकर $6,951 हो गई अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। क्लियर? तो हमने देख लिया यहाँ पे HDI इंडेक्स। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं कि फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज़ मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, अब इस पूरे मंथ में कई सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं। फर्स्ट नंबर पे है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के बीच में होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से बन जाता है कि समुद्र लक्ष्मणा एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, तो ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के बीच में होती है। और ये थर्ड एडिशन था। एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है, थर्ड एडिशन है, जो कि विशाखापत्तनम में हुई 28 फेब से लेकर 2 मार्च के बीच में। कहाँ हुई, विशाखापत्तनम में हुई। इसके अलावा मलेशिया और इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है विच इज हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट है सी डिफेंडर। तो सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज इंडियन कोस्टल गार्ड और USA कोस्टल गार्ड के बीच में हुई थी। ठीक है, लोकेशन क्या थी इसकी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। 2 दिन की एक्सरसाइज थी और क्या करना था, जो मैरीटाइम पायरेसी होती है ना उसको रोकना था। ठीक, नेक्स्ट है भारत शक्ति वॉर गेम इन पोखरन। तो यहाँ पे हमारे तीनों फोर्सेस, मतलब एयरफोर्स भी, नेवी भी और आर्मी भी, तीनों फोर्सेस ने भारत शक्ति, जो कि एशिया की लार्जेस्ट हमारी जो फील्ड रेंज है, फायरिंग रेंज है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वहां पर इन तीनों फोर्सेस ने भारत शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। पोखरण में आप यहाँ पे देखेंगे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो इंडियन आर्मी 100% इंडिजीनियस हो चुकी है। अब हमारा टारगेट है कि हम नेवी और एयरफोर्स को भी 100% इंडिजीनियस करें। तो इस भारत शक्ति एक्सरसाइज में जो भी भारत के डेवलप हुए वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग, उनको यहाँ पे शोकेस किया गया था, केवल इंडिजीनियसली प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। देखेंगे द नेवल फोर्स ऑफ चाइना, ईरान एंड रशिया। ईरान, चाइना और रशिया, इन तीनों ने जॉइंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। कहाँ पर, ये आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ ओमान में। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये गल्फ ऑफ ओमान में आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जिसमें चाइना, रशिया और ईरान ने पार्टिसिपेट किया था। 11 मार्च से 15 मार्च तक इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये 5th नंबर की कॉमन इनके बीच में होने वाली एक्सरसाइज थी। क्लियर, डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेमिथ्रिए। ठीक है, एक्सरसाइज लेमिथ्रिए ये इंडिया और सेशल्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। अब सेशल्स कहाँ है, तो आप यहाँ पे मैप में देख पाएंगे अरेबियन सी में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये मेडागास्कर, और मेडागास्कर के ऊपर आपको एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिल रहा है विच इज सेशल्स, जिसकी कैपिटल है विक्टोरिया। तो यहाँ पर इंडिया और सेशल्स के बीच में एक एक्सरसाइज 18 से लेकर 27 मार्च के बीच में कंडक्ट हुई थी। क्लियर है, जिसका नाम है एक्सरसाइज लेमिथ्री, और ये 10th एडिशन था। दोनों देशों की फ्रेंडशिप के लिए था। सिंस 2001 ये एक्सरसाइज हो रही है और इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। डन।
ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप। तो ट्रंप कहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के साथ एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप यूएसए और इंडिया के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 18 से लेकर 31 ऑफ मार्च के बीच में कंडक्ट हुई थी। और लास्ट एडिशन अगर आप देखेंगे इस एक्सरसाइज का, मतलब सिंस 2019 एक्सरसाइज हो रही है और लास्ट एडिशन यहाँ पर 2022 में सेकेंड एडिशन कंडक्ट हुआ था। इसका ये मतलब है ये थर्ड नंबर का एडिशन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर हुई एक्सरसाइज, तो आप देखेंगे ईस्टर्न सी बोर्ड में एक्सरसाइज को रन किया गया। अब इंडिया और यूएसए बहुत सारी एक्सरसाइज डन करते हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास, मालाबार एक्सरसाइज, कॉप इंडिया, वज्र प्रहार एंड रेड फ्लैग एक्सरसाइज। ये सभी एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में मिलती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट रही है इस साल वो है IMT ट्राइलेट 2024 एक्सरसाइज, मतलब इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। तो तीनों देशों के बीच में ये सेकेंड एडिशन एक्सरसाइज का हुआ था 21 ऑफ मार्च से 29 ऑफ मार्च के बीच में। कहाँ पर, तो आप देखेंगे जंजीबार में हुआ था, मतलब तंजानिया का पोर्ट जंजीबार, और मपीतो इन मोजाम्बिक। तो इन दोनों पोर्ट्स में एक्सरसाइज को रन किया गया था। इंडिया की तरफ से INS तीर और INS सुजाता ने पार्टिसिपेट किया था। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया। चलिए अब लास्ट सेगमेंट पे बात कर लेते हैं, विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, देखेंगे सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर सर्वनंदा सोनोवाल इनॉग्रेट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया ASTDS टग। तो यहाँ पर बताया गया है कि सर्वनंदा सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे को होल्ड करते हैं, उन्होंने 60 टन बोलेयार्ड पुल टग को लॉन्च किया जो कि मेड इन इंडिया है, जिसका नाम रखा गया है ओशियन ग्रेस, ठीक है। और इसके साथ एक मेडिकल मोबाइल यूनिट को भी लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब इस टग को, जो कि शिप्स को खींचने का काम करती है, पुल करने का काम करती है, तो 60 टन का ये जो टग है जिसको हमने ओशियन ग्रेस नाम दिया है, ये ASTDS मतलब अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टग डिजाइन एंड स्पेशलाइजेशन टग है, जिसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है और इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है 45 करोड़ रुपीस की। क्लियर है, डन। नेक्स्ट है यार्स मिसाइल। रिसेंटली न्यूज में थी ये मिसाइल और रशिया ने इसकी टेस्टिंग की थी। तो यार्स मिसाइल किसकी है, रशिया की है। इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है रशिया के द्वारा और इसे हम RS-24 के नाम से भी जानते हैं। और एक इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। इसकी रेंज 10,500 किलोमीटर्स की है। ओके, नेक्स्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज। क्या है, Genome India project has successfully sequenced 10,000 whole genome of healthy person from across the India। तो देखिएगा, सबसे पहले समझिए जीनोम इंडिया प्रोग्राम 2020 में लॉन्च किया गया था। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या किया गया, लगभग हर एक जो एथिक ग्रुप्स है, अलग अलग एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटीज और हेल्दी पर्सन रह रहे हैं एंटायर कंट्री में, तो उन लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए और लगभग 10,000 ऐसे सैंपल्स कलेक्ट करके यहाँ पर एक जीनोम सिक्वेंसिंग करके जीनोम का डेटाबेस रेडी किया गया। इस डेटाबेस से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोविड की तरह फ्यूचर में कोई और वायरस आता है तो अलग अलग DNA पे वो कैसा अटैक करता है, RNA वायरस है, DNA वायरस है, कैसे वो म्यूटेट होता है, तो रिसर्च वर्क करने में और मेडिकल साइंस में इससे हेल्प हो जाएगी, इसलिए इस डेटाबेस को तैयार किया गया है। तो 2020 में आप देखेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। जैसे कि मैंने कहा कि USA, UK और चाइना के बाद अब इंडिया ऐसा है जो कि इस तरीके से जीनोम वर्क कर रहा है और डेटाबेस तैयार करने का काम कर रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। अब इस डेटा को कहाँ पर गैदर किया गया, आपने डेटाबेस तो तैयार करने की बात कर दी, ये डेटा कहाँ पर है, तो आप देखेंगे इट इज स्टोर इन इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद में इसे स्टोर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज इन स्पेस इनॉग्रेट सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्निकल सेंटर इन अहमदाबाद। इन स्पेस क्या है पहले हम समझ लेते हैं। अब देखिए, इसरो के जो वेसल्स हैं, इसरो के जो आपके एयरक्राफ्ट हैं या फिर इसरो के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं या इसरो के जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, उनको कोई और इस्तेमाल करना चाहता, मतलब इसरो की फैसिलिटी कोई और इस्तेमाल करना चाहता, अब इसरो तो जाएगा नहीं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए, पैसे का लेन देन करने के लिए। तो इसकी एक कमर्शियल आर्म है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन स्पेस। ओके, तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है। ठीक है,
इन स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट, इनेबल, ऑथराइज एंड सुपरवाइज वेरियस स्पेस एक्टिविटी ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंड एंटिटी इंक्लूड्स। क्लियर, जिसका हेड क्वार्टर आपको अहमदाबाद में देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इन स्पेस क्या है। तो इन स्पेस ने इनॉग्रेट किया है सैटेलाइट एंड पेलोड टेक्निकल सेंटर इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे established by the Indian National Space Promotion and Authorization Center in space which is equipped for satellite and payload testing। तो यहाँ से जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनकी यहाँ पे टेस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, India's first indigenous prototype fast breeder reactor at कलपक्कम, तमिलनाडु। अब इंडिया एक और अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहा है। देखो, हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, अभी हमारा कमर्शियल इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम टेस्टिंग फेज में हैं और फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में हमें टेस्टिंग करनी है। फेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था और हम फेज 2 में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे फेज 2 की जो टेस्टिंग्स हुई हैं उसके बारे में ही डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विटनेस commencement of the core loading at the India's first indigenous prototype fast breeder reactor at कलपक्कम, तमिलनाडु। जब हमारा कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा ना, तो हम वर्ल्ड की सेकेंड कंट्री होंगे आफ्टर रशिया जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। अभी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, हम सेकेंड फेज में एंटर हुए हैं, ठीक है। अब ये प्रोटोटाइप है, तो इस प्रोटोटाइप को रेडी किसने किया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भवीनी मतलब भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का फॉर्मेशन किया था और यही बॉडी है जो कि इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ऑपरेशन करती है, मेंटेन करती है एंड डेवलप करने का काम किया है। अब यहाँ पर ये जो हमने ब्रीडर रिएक्टर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक इसकी कैपेसिटी है और इसमें यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड हमने फ्यूल का इस्तेमाल किया है और लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इंडिया की प्रेजेंट देखोगे आप तो 3.11% ही हम टोटल पावर जनरेशन में न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन काफी कम है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में इंडिया आप देखेंगे 5th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन सैट। तो मीथेन सैटेलाइट इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया से बेसिकली लॉन्च किया गया है। मीथेन सेट विल ट्रैक एंड मेजर मीथेन एमिशन एट ग्लोबल स्केल। कौन सी कंपनी किस एरिया में सबसे ज्यादा मीथेन एमिशन हो रहा है, कहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, हमें पॉलिसी कैसे बनानी है उन कंट्रीज, उन स्पेस या फिर उन कंपनीज के खिलाफ जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस मीथेन सेट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इट इज डेवलप्ड इन द कोलैबोरेशन विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड द स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी एंड न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी, इनने मिलकर से तैयार किया है, ठीक है। और ये हमारे अर्थ का चक्कर लगाएगी, मतलब हमारे अर्थ ऑर्बिट में 15 टाइम्स अ डे ये चक्कर लगाएगी और इमेजेस को कलेक्ट करेगी और मीथेन एमिशन के बारे में पता लगाने का काम करेगी। नेक्स्ट है चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 2 तो हमारा लॉन्च हो चुका है, अब चंद्रयान 4 मिशन के बारे में चर्चा हो रही है। इसरो के जो चीफ है एस सोमनाथ जी, उन्होंने कहा है कि हम चंद्रयान 4 मिशन को जल्दी ही लॉन्च करेंगे। जैसे कि चंद्रयान 3 जो मिशन था उसमें 3 फेजेस थे, लेकिन चंद्रयान 4 मिशन जो होगा उसमें आपको 5 फेजेस देखने को मिलेंगे। मतलब हमारा यहाँ पे रोवर होगा, लैंडर होगा, हम चंद्रमा की सरफेस पे जाएंगे, वहां से अब हमारा अगला टारगेट क्या है, वहां से सैंपल को कलेक्ट करके अर्थ पे वापस लेके आना है। तो इस तरीके से 5 फेजेस में आपका चंद्रयान 4 मिशन होगा, ये बात यहाँ पे कही गई है। कौन कौन से मॉड्यूल होंगे? तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर, असेंडर, ट्रांसफर एंड री एंट्री मॉड्यूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसे LVM-3 की मदद से लॉन्च किया जाएगा जो कि वन ऑफ द हैवीएस्ट लॉन्चिंग व्हीकल है इसरो का। नेक्स्ट है AIM नीति एंड मेटा विल सेट अप फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब इन स्कूल। देखिएगा AIM मतलब अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और मेटा ने कोलैबोरेशन किया है कि वो स्कूल में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को सेटअप करेंगे, जिससे बच्चों को वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सिखाया जा सके। और एक पार्टनर है इसमें, मेटा बेसिकली क्या करेगा, फाइनेंस करेगा। और नॉलेज पार्टनर कौन होगा? अटल इनोवेशन मिशन यहाँ पे नॉलेज पार्टनर होगा। तो फाइनेंस करेगा मेटा और नॉलेज प्रोवाइड करेगा अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का ही एक इनिशिएटिव है और जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अग्रय एंड अक्षय। नेवी रिसीव 2 इंडिजीनियस एंटी सबमरीन
वॉरशिप। अग्रय और अक्षय ये दो एंटी सबमरीन ऑपरेशनल नेवल शिप्स हैं जिनको अभी इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में। ठीक है, अगर आप इनकी बात करें तो इन्हें तैयार किया है GRSE ने, GRSE गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, शिपबिल्डर लिमिटेड ने बेसिकली इनको रेडी करने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिजीनियसली ड्रग फॉर सिकल सेल डिसीज डेवलप। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि भारत की अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि सिकल सेल की जो डिसीज़ है उसकी अभी जो मार्केट में वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो 77,000 की है। तो बहुत ही कम रेट में, मतलब सबसे सस्ती जो दवाई बनाई है, वैक्सीन बनाई है, वो इंडिया ने बनाई है, जिसकी कीमत आप देखेंगे लगभग 600 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है जिनका नाम है अकुम्स, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने भारत की फर्स्ट इंडिजीनियसली वैक्सीन तैयार की है फॉर सिकल सेल डिसीज। और सिकल सेल आप देखेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनमें काफ़ी हद तक सिकल सेल देखा जाता है। ये एनीमिया इसका एक रीज़न है, जिसमें आपके जो ये रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी साइज रिड्यूस हो जाती है, वो डिफॉर्म हो जाते हैं और सिकल सेल के आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल मिशन भी लॉन्च किया था 2023 में, और नेशनल मिशन में कहा गया था कि इंडिया का टारगेट है कि वो सिकल सेल को एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से बाय 2047। तो 2047 का हमारा यहाँ पे टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुआना साइन अ डील टू परचेज इंडियन मेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिल रही है विच इज़ गुयाना, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम भारत के जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है तो 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को परचेज करेंगे जिनकी टोटल प्राइस कितनी होगी 23.27 मिलियन डॉलर्स की होगी, और जिसके लिए ये लोन लेंगे। किससे लोन लेंगे? तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया से ये लोन लेने का काम करेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इंडक्ट फर्स्ट अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन। तो इंडियन आर्मी फर्स्ट टाइम अपाचे स्क्वाड्रन को इंडक्ट कर रहा है आर्मी में, वो भी कहाँ पर? पाकिस्तान की बॉर्डर के पास। ठीक है, तो इंडियन आर्मी हैज रेज इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन 451 स्क्वाड्रन एविएशन स्क्वाड्रन टू ऑपरेट नियरली एक्वायर्ड AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। तो इसमें आपको अपाचे हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे और इसको 15 मार्च को डिप्लॉय किया, मतलब 15 मार्च को इस स्क्वाड्रन को रेडी किया गया है। कहाँ पर? जोधपुर में। अब यहाँ पे देखेंगे फरवरी 2020 में हमने एक डील साइन की थी बोइंग के साथ, और बोइंग से कहा था कि हम 6 अपाचे हेलीकॉप्टर आपसे खरीदेंगे, और ये डील $800 मिलियन की हुई थी। अब इसमें जो बोइंग था वो हमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर तो देगा, इसके अलावा हमें टेक्निकल सपोर्ट भी देगा और हमारे पायलट्स को भी ट्रेन करने का काम करेगा। तो इस तरीके से पहली स्क्वाड्रन अपाचे स्क्वाड्रन रेडी हो गई और जोधपुर में से डिप्लॉय किया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल विथ MIRV टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल को हमने टेस्ट किया है, अग्नि 5 विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी पे, मतलब MIRV टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये। मल्टीपल मतलब एक ही लॉन्चिंग व्हीकल से मल्टीपल मिसाइल्स को लॉन्च करने में कैपेबल है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे कि आयरन डोम या कोई और S-400 डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसके रेडार कंफ्यूज हो जाएंगे किस डायरेक्शन से मिसाइल आ रही है, क्योंकि एक ही समय में इसने मल्टीपल मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया। तो ये जो अग्नि 5 हमने तैयार की है ना, ये आपकी MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। क्लियर है? और ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको डेवलप किसने किया है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे डेवलप किया, और ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है। ठीक है, इसकी स्पीड 24 टाइम्स मोर है स्पीड ऑफ साउंड के। ओके, ये यहाँ पे MIRV टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। एस्ट्रॉइड नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर जयंत मूर्ति ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वर्किंग ग्रुप ने रिसेंटली सोलर सिस्टम के एक एस्ट्रॉइड का नाम हमारी कंट्री के एक प्रोफेसर जिनका नाम है जयंत मूर्ति, उनके नाम पर रखा हुआ है। ठीक है, आप अगर जयंत मूर्ति जी के बारे में बात करना चाहें तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के ये प्रोफेसर रह चुके हैं, और इनके नाम पर ही हमने अपने एस्ट्रॉइड का नाम रखा है। नेक्स्ट है पुष्पक रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये इंपॉर्टेंट है।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली पुष्पक रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर्स इसको कुछ 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ले गए और वहां से इसकी लैंडिंग कराई। खास बात यह है कि इसमें जब ये लैंड होता है ना तो आप इस पर थ्रस्ट दे सकते हो और ये अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारा एयरक्राफ्ट लैंड कहाँ पे करेगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है अगर हम गगनयान मिशन को लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि गगनयान मिशन में हम ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे और वापस उनको अर्थ पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्पक को लॉन्च किया है रिसेंटली। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका से इसकी लॉन्चिंग की गई है और ये 3rd नंबर की इस तरीके से हमने टेस्टिंग की है। ये जो RLV मिशन है इसको 2016 में इसरो ने तैयार किया था। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। तो गुड इनफ एनर्जी ने अनाउंस किया है कि वो 2024 अक्टूबर 2024 तक ऑपरेशन में लेकर आएगी इंडिया की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री इन द नदर्न रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली देखिए, दिन के समय तो आप सोलर एनर्जी को जनरेट कर लिया आपने और उसको यूटिलाइज कर लिया, लेकिन स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। स्टोर कैसे करोगे आप रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी को? तो सोलर एनर्जी को दिन के समय में स्टोर करने और जब इवनिंग के समय सनसेट हो जाता है, हैवी ट्रैफिक होता है, उस समय इस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री रेडी की गई है, जो कि वर्ल्ड इंडिया की पहली इस तरीके से बैटरी तैयार की जा रही है बाय द गुड इनफ एनर्जी। कहाँ पर? नदर्न रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जिससे हम अपना जो टारगेट है कि 2070 तक हम नेट कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे, तो हम उस डायरेक्शन में भी सही तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू द गुड इनफ द फैसिलिटी विल हेल्प इंडस्ट्री कट मोर देन 5 मिलियन टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ ईयर, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इनिशियली गुड इनफ ने 1.5 बिलियन रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं और 7 गीगावाट पर आवर कैपेसिटी से इस फैसिलिटी को बनाया जाएगा। फर्दर ये कुछ और इंक्लूजन करेगी और 2027 तक इसकी कैपेसिटी 20 गीगावाट आवर कर देगी। ठीक है, सखी ऐप। तो सखी ऐप देखेंगे किसने लॉन्च किया है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो की फैसिलिटी थुम्बा से बेसिकली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सखी ऐप। सखी ऐप किसके लिए है? तो जो एस्ट्रोनॉट हैं गगनयान मिशन में स्पेस में जा रहे हैं, अगर उनको बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करना है, उनकी हेल्थ मॉनिटर करना है, उनके न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, ऑक्सीजन लेवल के बारे में जानना है, तो उस सब की इन्फॉर्मेशन आपको सखी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। तो सखी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर द क्रू इंटरेक्शन है। ठीक है, और ये क्रू मेंबर्स के हेल्थ को कम्युनिकेशन को मेंटेन करने का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी न्यू टेक यूनिट स्टैग। तो इंडियन आर्मी, अब देखो लगातार टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ रही है और नए नए टूल्स आ रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक सेपरेट यूनिट ही तैयार कर दी कि हमारी ये यूनिट पर्टिकुलर R&D करेगी टेक्नोलॉजी फील्ड में ओनली। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने एक नई टेक यूनिट बनाई है जिसका नाम है स्टैग, मतलब सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप तैयार किया है, जो कि बेसिकली स्टडी करेगा कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस लॉन्च अब बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन त्रिशूल। तो गरुड़ एरोस्पेस ने एक ड्रोन तैयार किया है हमारे बॉर्डर जो फोर्सेज हैं, जो BSF की फोर्सेज है या बॉर्डर एरिया है, उनमें सर्विलांस करने के लिए कि कहीं से कोई इलीगल तरीके से पायरेसी तो नहीं हो रही है या ड्रग्स तो नहीं आ रहा है हमारी कंट्री में, कोई मूवमेंट तो नहीं है बॉर्डर एरिया में। तो इन सब चीज़ों को सर्विलांस करने के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया है जिसका नाम है त्रिशूल। किसने लॉन्च किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। गरुड़ एरोस्पेस एक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है, चेन्नई बेस्ड है और 2015 में इसका फाउंडेशन किया गया था। गरुड़ एरोस्पेस की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर एंड शेयर होल्डर MS धोनी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसरो। इसरो ने स्टार्ट किया है स्टार्ट प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्ट का मतलब है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इसरो का एक इनिशिएटिव है। इसरो इसमें क्या करता है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है या फिर अंडर ग्रेजुएट है और फाइनल ईयर में है, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके एप्लीकेशन को इन्वाइट करता है और उनको अलग अलग सेक्टर जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, उन सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, कॉन्फ्रेंस करता है, जिससे इंटरेस्ट उनका आए इस सेक्टर में आने के लिए। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट द स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट 2024 प्रोग्राम अप्रैल एंड मई के मंथ में किया करेगा ये। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसके लिए ये प्रोग्राम होता है।
ओके, नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी ट्रांसफर पायोनियरिंग स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू द बायोमेड प्राइवेट। अब IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने 2018-19 से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के साथ मिलके इन्होंने एक वैक्सीन तैयार की, वो भी स्वाइन फीवर की वैक्सीन। तो वैक्सीन तो तैयार हो गई, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिसेंटली की है। ठीक है, स्वाइन फ्लू बेसिकली स्वाइन या एनिमल्स में देखने को मिलता है, एनिमल ह्यूमन में उतना इफेक्ट स्वाइन फ्लू का नहीं होता, स्वाइन फीवर का नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट तेजस मार्क 1A इक्विप्ड विथ एडवांस रेडार सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी। तब तेजस का एडवांस वर्जन है तेजस मार्क 1A और इसकी रिसेंटली टेस्टिंग हुई है। ठीक है, द टेस्ट फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द एडवांस वर्जन ऑफ मार्क 1A ऑफ फाइटर जेट तेजस मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल। इसकी टेस्टिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेंटर बेंगलुरु में की गई है। ठीक है, और HAL ने इसको तैयार किया है। तो HAL को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2021 में 46,898 करोड़ रुपीस का, जिसमें 83 तेजस को रेडी करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था और 2024 से 28 के बीच में इसकी डिलीवरी की जाएगी। ये जो मार्क 1 आएगा ये बेसिकली मिग सीरीज मिग 21, मिग 23, मिग 27 को ये रिप्लेस करने का काम करेगा। और इसे डिप्लॉय कहाँ करेंगे हम? पाकिस्तान बॉर्डर के पास हम करेंगे। तेजस प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो तेजस प्रोग्राम 1983 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार इसने फ्लाइट की थी 2001 में और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में से तेजस नाम दिया था। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो ये हमारी साइंस और टेक की न्यूज़ थी। हमने आज इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख ली, इंडेक्स को देख लिया, साइंस और टेक की न्यूज़ देख ली और मिलिट्री एक्सरसाइज देख ली। तो इस तरीके से मार्च मंथ का पूरा कंपाइलेशन हमने कर लिया। बस लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बैंकिंग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से पूरा मार्च मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है। बस आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। और मोर अपडेट के लिए जुड़े रह सकते हैं आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।